नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त परमदत्त। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी 125 में जो आदेश होता है उस आदेश को जड़ से कैसे ख़त्म कराएं। बहुत बार देखने को आया है कि महिलाएं परिवाद दाखिल कर देती हैं और जो परिवाद होता है वो एक एप्लीकेशन के तौर पे लिया जाता है और पति पक्ष को नहीं सुना जाता है। कितने भी आप एविडेंस दे दो, कितना भी कुछ भी कर दो और सारे नियम कायदों को दरकिनार करते हुए मेंटेनेंस का आदेश पति के विरुद्ध में पारित कर दिया जाता है। आज हम उसी के संबंध में बात करेंगे कि पति को क्या करना चाहिए। नमस्ते भाइयों, मैं हूं आपका दोस्त परमदत्त। कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करेंगे सीआरपीसी 125 में जो आदेश होता है उस आदेश को जड़ से कैसे ख़त्म कराएं। बहुत बार देखने को आया है कि महिलाएं परिवाद दाखिल कर देती हैं और जो परिवाद होता है वो एक एप्लीकेशन के तौर पे लिया जाता है और पति पक्ष को नहीं सुना जाता है। कितने भी आप एविडेंस दे दो, कितना भी कुछ भी कर दो और सारे नियम कायदों को दरकिनार करते हुए मेंटेनेंस का आदेश पति के विरुद्ध में पारित कर दिया जाता है। आज हम उसी के संबंध में बात करेंगे कि पति को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस तरीके से आप अपना बचाव कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि ऐसी जानकारियाँ आपको कोई नहीं देने वाला। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर लें। अगर आप लोग हमारी सहायता चाहते हैं तो हमारा नंबर, व्हाट्सअप नंबर नीचे दिया हुआ है। इस पे हमने कुछ शुल्क रखा हुआ है, 300 रुपये 15 मिनट के लिए। अगर आप लोग चाहें तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करते हैं। जैसे ही 125 सीआरपीसी में फैमिली कोर्ट में एक परिवाद दाखिल किया जाता है कि साहब मेंटेनेंस दिलाया जाए, तो वो जो महिला है वो क्या बढ़ा चढ़ा के बहुत सारे तथ्य लिख देती है। जैसे पति की संपत्ति हो गई, पति की इनकम हो गई, घर वालों की प्रॉपर्टी हो गई, उसमें सारी चीज़ें उसमें मेंशन कर देती है। जबकि जो परिवाद जो है वो सिर्फ पति के खिलाफ डाला जा सकता है, पत्नी द्वारा पति के खिलाफ सिर्फ परिवाद डाला जा सकता है। लेकिन उसमें वो क्या करती है कि सास ससुर की संपत्ति वगैरह सब एंगेज कर देती है। जैसे कि मैंने पिछले अपने वीडियो में बताया था कि जो सीआरपीसी 125 की जो कार्रवाई है वो पूरी तरीके से सिविल प्रकृति की है, क्योंकि फैमिली कोर्ट एक्ट जो है ना वो सिविल सूट जो 7 फैमिली कोर्ट एक्ट जो 7 है उसमें साफ तरीके से ये कहा गया है कि ये जो जितने भी इसमें फैमिली कोर्ट में जो बात आएंगे वो सिविल प्रवृत्ति के ही होंगे। ठीक है, तो ये सीआरपीसी 125 जो है वो सिविल प्रवृत्ति का है और इसमें जो प्रोसीडिंग होगी वो सिविल तरीके से ही चलेंगी। इसमें चाहे समनी हो, चाहे वारंट हो, चाहे इसमें वसूली हो, जो भी होगा वो सिविल प्रोसीजर के तहत ही चलना चाहिए। अब जैसे ही परिवाद दाखिल किया जाता है तो उसके बाद में कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि सम्मन जारी किया जाए। तो वो सम्मन कभी कभार क्या होता है कि डाक से आता है, कभी कभार क्या होता है कि पुलिस से आता है। जब पुलिस से आता है तो यहाँ पे क्या सीआरपीसी 62 का कंप्लाइंस करा दिया जाता है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। इस चीज़ का ध्यान रखना, जब भी आएगा हमेशा डाक से आएगा, उसके बाद में हमें जवाब देना होता है। तो बहुत लोगों के दिमाग में रहता है कि जवाब कैसे दें। जो आपकी पत्नी ने परिवार में जो आरोप लगाए हैं उनका खंडन करते हुए, अब अपनी व्यथा सुनाते हुए आप अपना जवाब दाखिल कर सकते हैं। जवाब के बाद में आपकी पत्नी आएगी, एक इंटरिम के लिए बोलेगी कि साहब हमने एप्लीकेशन दिया हुआ है, हमारा तब से जब तक फाइनल डिस्पोजल हो तब तक के लिए हमारा मेंटेनेंस इंटरिम के तौर पर हमें दे दिया जाए। तो इंटरिम के लिए जब कोई एफिडेविट जाता है तो क्या होता है कि पति पक्ष को सुना ही नहीं जाता है। बहुत से ऐसे केसेस में ऐसा हुआ है कि जैसे इंटरिम का एफिडेविट गया पत्नी की तरफ से, तो पति की तरफ से कोई भी एफिडेविट की कॉपी नहीं ली गई, रिसीविंग नहीं ली गई और उसका कोई जवाब नहीं दिया गया। और जब तक हम कोई बात का अगर जवाब नहीं देंगे तो बात उसी की सच मानी जाएगी जो अपनी बात कह रहा है। तो सबसे पहले अगर इस तरीके की अगर चीज़ें आती हैं तो हमें उसका जवाब देना चाहिए और ऑन एफिडेविट देना चाहिए। उसके बाद में उस पर बहस होगी, क्या होगा, क्या डिस्कस। हालांकि मैं बता चुका हूँ कि जो सीआरपीसी 125 में जो एविडेंस एफिडेविट दिया जाता है वो एक औपचारिक साक्ष्य होता है और इसकी सत्यता को जांचने के लिए अगर प्रतिवादी यानी पति अगर कोई एप्लीकेशन देता है कि नहीं साहब इसकी जांच करा ली जाए, तो मजिस्ट्रेट की जिम्मेदारी बनती है कि वो उस वादी पक्ष को जिसने वो एफिडेविट दिया है उसको सम्मन जारी करे। लेकिन ऐसा नहीं करते हैं लोग, तो वो क्या हो जाता है कि एक्स पार्टी ऑर्डर हो जाता है पत्नी के फेवर में इंटरिम के लिए। उसके बाद में अभी हाल में ही एक रजनीश वर्सेस नेहा का एक एफिडेविट आया, तो
तो आप गौर करना, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो एफिडेविट का जो प्रारूप दिया हुआ है, उस प्रारूप के साथ में छेड़खानी करके महिलाएं अपना एफिडेविट दाखिल करती हैं। अगर इस तरीके की अगर चीज़ें अगर हुई हैं तो आपको तुरंत उसके खिलाफ में एक्शन लेना चाहिए। ये कंटेम्प्ट का दायरा भी आता है और इसमें कुछ सेक्शंस हैं जो दिए गए हैं जिसके तहत में हम कार्रवाई भी कर सकते हैं। अगर आपकी पत्नी ने अगर झूठा मुकदमा फाइल किया है, उसमें झूठे तथ्य हैं, अगर कोई इनकम सोर्स नहीं दिखाया है, तो आप 340 की कार्रवाई भी, लेकिन यहाँ पे कोर्ट की जिम्मेदारी बन जाती है कि जब भी कोई मेंटेनेंस का ऑर्डर करेंगे तो उनको ये देखना होगा कि कारण क्या रहा अलग होने का। उनको ये देखना पड़ेगा कि पति की जो स्थिति है वो वर्तमान स्थिति कैसी है, पति सक्षम है या नहीं है। लेकिन देखने में ये आता है कि आदेश पारित कर दिया जाता है, पति सक्षम नहीं है, पति बेरोजगार है, लेकिन कोर्ट क्या करती है, कोर्ट पत्नी के फेवर में एक्स पार्टी ऑर्डर या मेरिट पे कुछ भी मतलब एक पैसा बांध देती है कि भैया इतना पैसा आपको देना है, लेकिन वो ये नहीं देखती कि पति सक्षम है या नहीं है देने के लिए। तो बहुत सारे ऐसे केसेस में भी हुआ है कि पति जो है ना वो सक्षम नहीं हुआ है और मेंटेनेंस का बर्डन उनके ऊपर डाल दिया है। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने साफ स्पष्ट तरीके से ये बात कही है कि अगर कोई पति सक्षम नहीं है तो उसके ऊपर ये मेंटेनेंस का बर्डन नहीं डालना चाहिए, बर्डन नहीं डाला जा सकता कि नहीं आपको ऐसे नहीं ऐसे देना ही है। उसके लिए सक्षम होना चाहिए। और ये अगर मेंटेनेंस जो बांधा जाता है, वो मेंटेनेंस जो ऑर्डर दिया जाता है वो सिर्फ पेश पे दिया जाता है, जो पति की जो स्थिति है उसी के हिसाब से उसका जो रहन सहन है वो उसी हिसाब से उसकी पत्नी रहन सहन वहन करे। और ये जो मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस ऐसा भी नहीं है कि एरियर हो गया 2-4 साल का हो गया वो दे दिया। मेंटेनेंस का मतलब ये होता है कि घर मकान खाना पीना का जो रोज़मर्रा की जो चीज़ें हैं उसके लिए किसी भी तरीके की कोई विपदा ना आए। सीआरपीसी 125 का जो प्रोसीजर है इसलिए ये आया क्योंकि जल्दी से जल्दी राहत मिल सके महिला को और उसका जो भरण पोषण है उसका रहने का ये सारी चीज़ें आ सकें। लेकिन देखने में आता है कि जैसे ही आदेश पारित हो जाता है, आदेश पारित हो जाने के बाद में महिला सीआरपीसी 125(3) का आवेदन दे देती है, जो कि पूरी तरीके से गलत है। सीआरपीसी 125(3) में पूरे प्रोसीजर के बारे में बताया गया है, शुरू से लेके एंड तक के प्रोसीजर के बारे में बताया। तब तक के लिए बताया गया कि अगर पति रखने से मना कर दे, पति के पास सोर्स ऑफ इनकम है, पति सक्षम है और फिर भी अगर मेंटेनेंस नहीं देना चाह रहा है तो उसको जेल भेजा जा सकता है। लेकिन ये प्रोसेस ही पूरा उल्टा हो जाता है। यहाँ पे 128 सीआरपीसी का कंप्लायंस पहले कराना चाहिए, क्योंकि सीआरपीसी 128 के तहत में जो आदेश हुआ है उस आदेश का कंप्लायंस होना बहुत जरूरी है। अगर पति के पास कुछ नहीं निकलता है, एरियर 125(3) में एरियर के बारे में भी कहा गया है। एरियर किस चीज़ का एरियर? ये तो मेंटेनेंस है करंट में, इस पे हम आपत्ति दे सकते हैं। मैंने इस पे काफ़ी सारे वीडियो अपने बना रखे हैं, आप लोग स्क्रॉल करेंगे तो आपको वीडियो मिल जाएगा। और जब 125(3) में जब कोई महिला एफिडेविट दे देती है कि साहब ये आदेश हुआ था और आदेश पे इतनी वसूली होनी है, मेंटेनेंस नहीं दिया जा रहा है, तो उस पर कोर्ट की जिम्मेदारी बनती है कि एक सम्मन भेजती है और सम्मन में ये पूछा जाता है कि बताओ भाई क्यों नहीं दे रहे हो आप, क्या कारण ऐसा है। तो हम उसकी आपत्ति नहीं देते हैं। बहुत से केसेस में मैंने देखा है, लोगों को मैंने वीडियो में बताया कि आपत्ति कैसे देनी है। वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी रामकथा जो उसकी परिवार के साथ में जो उन्होंने जवाब लगाते हैं वो अपनी पूरी कहानी लिख देते हैं। नहीं भाई, ऐसे नहीं लगानी है। अब आपको अगर आपका कोई ऑर्डर हो गया है तो आपको ऑर्डर में केवल टेक्निकल फॉल्ट देखने हैं और टेक्निकल फॉल्ट के आधार पर ही आप आपत्ति दे सकते हैं कि, और अगर आपको लगता है कि ऑर्डर गलत हुआ है तो इसके लिए भी आप उसी कोर्ट में मूव कर सकते हैं। यहाँ पे रेस जुडिकेटा जो है ना उसका सिद्धांत लागू नहीं होता है, इसलिए जरूरी नहीं है कि आपको अपील हो या किसी रिवीजन में जाने की आवश्यकता हो। अगर आपको इसके संबंध में अगर बारीकी अगर जानकारी चाहिए हो तो आप लोग हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैं वीडियो के मार्फत पे ये जानकारी इसलिए नहीं बता सकता क्योंकि कुछ महिलाएं हैं इसका गलत फ़ायदा उठा सकती हैं और मैं नहीं चाहता कि उसके वजह से आप लोगों को कोई डैमेज हो। बाकी का अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके खिलाफ में जो मेंटेनेंस का ऑर्डर हुआ है ज़्यादा हो गया है तो इसको कैसे कैंसिल कराना है, कैसे कैंसिलेशन के लिए डालना है और इससे कैसे बचना है, उसका सारा प्रोसीजर हम आपको बताएंगे। और कुछ लोगों के दिमाग में ये रहता है कि हम सरकारी नौकरी में हैं, 125 का आदेश हो गया, कहीं ऐसा ना हो कि डायरेक्ट हमारे कोर्ट जो हमारे डायरेक्ट हमारे विभाग में भेज दे तो हमें मेंटेनेंस हमारी सैलरी से कटने लगे। ऐसा नहीं है। जब भी कोर्ट 125(3) का कंप्लायंस करवाएगी
तो हमेशा उसको प्रोसीजर फॉलो करने पड़ेंगे। प्रोसीजर फॉलो होने के बाद ही वो मेंटेनेंस के लिए संबंधित विभाग को आदेश कर सकते हैं। अगर आपके खिलाफ में अगर आदेश होने के बाद में, अगर 125 के आदेश होने के बाद में अगर कोई वसूली वारंट भी जारी होगा, तब भी उसमें आपकी पत्नी द्वारा एक प्रार्थना पत्र दिया जाना न्यायोचित है। अगर आपका कोई गिरफ्तारी वारंट जारी हो रहा है, कुछ भी है। और एक चीज़ मैं और बता दूं कि यहाँ पे जो गिरफ्तारी की जो बात है ना, वो गिरफ्तारी सिविल प्रवृत्ति ही है, कठोर कारावास नहीं है। इस गिरफ्तारी में मजिस्ट्रेट एनबीडब्ल्यू जारी नहीं कर सकता। इस कार्रवाई में मजिस्ट्रेट गिरफ्तारी के लिए पीडब्ल्यू जारी नहीं कर सकता। मजिस्ट्रेट उसी टाइम पे संज्ञान लेगा और आपको कुछ दिनों के लिए जेल भेज सकता है, तब जब ये सारी कंडीशंस जब फॉलो ना हो। फॉलो कंडीशंस क्या हैं कि अगर आपके पास पैसा है, आप सक्षम हैं और आप रखने से मना कर रहे हैं और जानबूझ के रखने से मना कर रहे हैं और आप मेंटेनेंस नहीं देना चाहते हैं और आपके पास सारी संपत्ति होने की, पहली बात तो संपत्ति पे बात आएगी कि आपकी संपत्ति से वो पैसा बनाया जाए जो उसको दिया गया है। या अगर कुछ भी नहीं होता, अगर आपके पास संपत्ति होती है, आप देना भी नहीं चाहते हैं, रखना भी नहीं चाहते हैं, तो आपको जेलिंग हो सकती है। इसके सारे प्रोसीजर मैंने आपको पहले ही वीडियो में बता दिए हैं। अगर ये वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, क्योंकि आप लोगों की राय बहुत महत्व रखती है और उसी के आधार पे हम वीडियो बनाते हैं। और अगर आप लोगों को किसी सहायता की ज़रूरत हो तो आप लोग हमारे व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। कोशिश करेंगे कि आपको बचाया जाए। ऐसे बहुत सारे ऐसे मामले आए हैं जिनमें हमने लोगों की मदद की है और अभी तक किसी को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ा है। धन्यवाद।